प्रेस के सभी साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर्स, आज इस विशेष प्रेस वार्ता में आपने जो अपना अमूल्य समय निकाला, आप सभी का मैं आभारी हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चूँकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस्तीफा देने के बाद, 2 मार्च को इस्तीफा देने के बाद बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की। सभी साथियों ने बैठ के तय किया, जितने भी जो राजनीतिक रूप से या विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलने के बाद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में मुख्य प्रवक्ता के पद पर काम करने तक जितने भी जिन लोगों से हमारे संबंध थे, सबसे एक राय होने के बाद हमने चर्चा करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे कि हमें प्रदेश में नौजवानों के हितार्थ, प्रदेश की जो आज बैकबोन है, जो प्रदेश का नौजवान है, जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार की मार जो झेल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक मजबूत तरीके से प्रदेश में एक मूवमेंट चलाएं। किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए आपके पास एक संगठन का होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल में जा रहा हूं या किसी राजनीतिक दल ने मुझे प्रलोभन दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सारे साथियों को मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि एक गैर राजनीतिक रूप से हमने एक मोर्चा बनाया है जिसका नाम जनतांत्रिक युवा मोर्चा हमने रखा है। इस मोर्चे के जो एजेंडे हैं, मैं आपको विस्तृत उन एजेंडों पे बताना चाहता हूं, किन किन एजेंडों पे हम लोग काम करेंगे। इस समय सबसे बड़ी जो समस्या, आज एक इस टाइप का कल्चर चल रहा है पूरे प्रदेश में कि यदि किसी को सरकारी नौकरी में जाना है तो उसको कोचिंग क्लासेज का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी कोचिंग क्लासेज में आप जाओ, छोटी है तो कम फीस है, बड़ी है तो ज़्यादा फीस है। और बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं वो तो यहाँ तक कि भ्रामक विज्ञापन देते हैं कि 100% जॉब की भी हम लोग गारंटी देते हैं। क्यों ना राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि राज्य सरकार जिस तरीके से मॉडल स्कूलें राज्य सरकार ने खोली है, जिस तरीके से कॉलेजेज आप धड़ाधड़ खोले जा रहे हो, वैसे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कम से कम मॉडल कंपटीशन क्लासेज इस तरह की सरकार आयोजित करे और कोचिंग संस्थान खोलें जिसमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो 15, 20, 30 हज़ार रुपये 3-3 महीने की कोचिंग क्लासेज के लिए अपने घर वालों की अमूल्य कमाई का हिस्सा उसमें देते हैं, उन सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी महाविद्यालयों की तरह सरकारी कोचिंग संस्थान खोलकर, जो एक परिपाटी हमारे यहाँ चल रही है कि सरकारी नौकरी में जाने के लिए आपको कोचिंग क्लासेज का सहारा लेना पड़ेगा। जनतांत्रिक युवा मोर्चा मजबूती से इस इश्यू को उठाएगा कि हम लोग प्रदेश में सरकार से मांग करें, मजबूती से सरकार से लड़ाई लड़ें कि प्रदेश में जिला स्तर तक और जिला मुख्यालय पे प्रदेश में बेहतरीन रूप से चलने वाले मॉडल कंपटीशन क्लासेज सरकार चलाए। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों में सबको, हमें पता है कि हम सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों ना हो। पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में 80% रोजगार स्थानीय नौजवानों को देने का कानून बना है, जनतांत्रिक युवा मोर्चा प्रदेश की सरकार से प्रदेश के नौजवानों को लेकर मांग करेगा कि राजस्थान की सरकार भी प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश के नौजवानों को 80% रोजगार देने का कानून बनाए। पूर्ववर्ती सरकार के पूर्ववर्ती प्रदेशाध्यक्ष जो वर्तमान सरकार के नेता हैं, चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा की थी कि जितने भी बेरोजगार हैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम फॉर्म कंडक्ट करवाए जाएंगे। चुनावी घोषणा पत्र सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। जनतांत्रिक युवा मोर्चा ये मांग करेगा मजबूती से, हमारे एजेंडे में है कि हम लोग इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाएं, जो कि तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा था, सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में भी था। सरकार ने इस बार एक कैपिंग लगा दी है बेरोजगारों को, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बड़ी विडंबना की बात है कि प्रदेश में सरकार नौजवानों का किस तरीके से मजाक उड़ा रही है। नरेगा के मजदूरों को 8 से 8.5 हज़ार रुपये आप पर डे की उसके वेतन को अनुपातिक रूप से आप गुणा करोगे तो 8-8.5 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते हैं, और 4 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता आप प्रदेश के नौजवानों को देके, प्रदेश के नौजवानों को आप 4 घंटे और हफ्ते में 20 घंटे आप काम में लेना चाहते हो। 100 रुपये से 150 रुपये तो उसका आने जाने का लग जाएगा। इस तरह की कैपिंग जो सरकार ने लगाई है कि 4 घंटे आपको रोजगार के लिए आपको संस्थानों में जाना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जनतांत्रिक युवा मोर्चा, जो सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि बिना काम प्रदेश के बेरोजगारों को हम लोग
रोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता हम लोग देने का काम करेंगे। अब जो कैपिंग लगाई है इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से हमारा संगठन काम करने का काम करेगा। नंबर 6, जिस तरीके से आज फौज में जाने का सपना लेकर प्रदेश के नौजवान, सबसे ज़्यादा राजस्थान के जो नौजवान हैं वो आर्मी का सपना लेकर देश की सेवा में जाते हैं। पिछले कोरोना काल के बाद 3 साल में कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई फौज की जिसमें प्रदेश का नौजवान फौज में जाकर देश सेवा करे। जनतांत्रिक युवा मोर्चा दिल्ली सरकार से भी प्रदेश के नौजवानों को और प्रदेश में फौज में जाने वाले व्यक्तियों को हम लोग इकट्ठा करके और जल्द ही हम लोग दिल्ली कूच का भी कार्यक्रम करेंगे जनतांत्रिक युवा मोर्चा के बैनर के नीचे, ताकि 3 साल का जो गैप लगा है, और अब तो सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्रालय इस तरह की गाइडलाइन लेके आ रहा है कि एक आपका अग्निपथ प्रवेश योजना के माध्यम से 3 साल की फौज में भी वो लोग आपको ट्रेनिंग के माध्यम से नौकरी देंगे और 3 साल बाद वो निकाल भी सकते हैं। इन सारे इश्यूज पे आज से यहाँ प्रदेश में होने वाली जो भर्तियां हैं, जिस तरीके से भर्तियों में धांधली हो रही है, सिलेबस को रात को चेंज कर दिया जाता है। बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी हैं जिसमें वहाँ के मार्थियों को, जिस एग्जाम में जैसे कॉमर्स की कोई एग्जाम है, कनिष्ठ लेखाकार की कोई एग्जाम है, आप तुरंत रूप से उसका सिलेबस चेंज कर देते हो, उनके लोगों को वरीयता नहीं देते हो। इन सारी चीज़ों को लेकर इश्यू बेस्ड तरीके से जनतांत्रिक युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के नौजवानों को लेकर और बहुत बड़ी मुहिम चलाएगा हम हमारे संगठन के द्वारा। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं कि प्रदेश में आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां तो उठाएं कि ना उठाएं, वो राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, पर प्रदेश के नौजवानों को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनतांत्रिक युवा मोर्चा उनकी मजबूती से उस आवाज़ को सरकार तक, विधानसभा तक बुलंद करने का काम करेगा और उसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आपके कोई सवालात हैं तो आप मेरे से पूछें। ये लोगों का यार तो बताओ थोड़ा सा, सीमांत लोगों के क्या जो आप लोगो बाज उड़ान में बहुत तेज चलता है, बाज से लंबी उड़ान किसी की नहीं होती। बाज के बारे में कहा जाता है कि आम इंसान से 5 गुना ज़्यादा दूरदृष्टि वो रखता है, 5 गुना ज़्यादा देख सकता है, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उड़ सकता है और बहुत शक्तिशाली पक्षी होता है। बाज से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई एनर्जेटिक पावरफुल कोई पक्षी होता होगा, और इसका लोगो हमने इसलिए रखा है कि बाज की तरह ये संगठन पावरफुल होगा, बाज की तरह दूरदर्शी भी होगा और लंबी उड़ान वाला भी होगा, इसलिए हमने होक रखा है। हनुमान जी से आप अलग होने के रीजन बता पाएंगे, किस वजह से? क्यों ना बताएं, हनुमान जी बड़े नेता हैं। अलग तो जिस परिवार में मैंने काम किया है, मोटा मोटी मैंने बहुत सारी जगह इस बात को स्पष्ट किया है। काम करने के तौर तरीके, मैं जिस तरीके से काम करना चाहता हूँ या पार्टी के प्रोटोकॉल में रहते हुए हमने जो राय दी, हमारी राय को नहीं सुना गया और दरकिनार किया गया। अब एक दिन हर प्लेटफॉर्म पे हमने सारी बातें रखी, फिर भी आपकी राय को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, तो हमने अलग होना बेहतर समझा। सिर्फ और सिर्फ काम करने के मतभेद के अलावा और कोई कारण नहीं है। तो सिर्फ मिलते जुलते नामों से संगठन बना लेने से हनुमान जी को आप शिकस्त दे पाएंगे? नहीं, मेरा हनुमान जी से क्या कंपटीशन है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। हनुमान जी मेरे नेता रहे, मेरा हनुमान जी से क्या कंपटीशन है? मिलता जुलता नाम नहीं है, ये जनतांत्रिक युवा मोर्चा और गैर राजनीतिक है। हमको इतने बड़े नेता नहीं है कि हम राजनीतिक पार्टी चला लें, हनुमान जी तो बहुत बड़े नेता है। और हनुमान जी से मेरा क्या कंपटीशन है? मैं तो प्रदेश के नौजवानों के लिए, जो राजनीतिक दल जो बातें नहीं उठा पा रहे हैं, प्रदेश के नौजवानों के लिए जनतांत्रिक युवा मोर्चा मजबूती से उनकी पैरवी करेगा और सरकार के खिलाफ लामबंद होकर और एक नई लड़ाई की शुरुआत करेगा। जो सरकारी भर्तियां जो समय पे नहीं हो पा रही हैं, सरकारी भर्तियों में जो बेरोजगार, जो नौजवान साथी जो योग्य होते हुए भी कहीं ना कहीं उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, जो सरकार जो सुविधाएं देना चाहती है बेरोजगारों को, जो सुविधाएं नहीं दे पा रही है। अभी मैंने कहा ना कि आज एक लूट का बहुत बड़ा खेल चल रहा है कोचिंग क्लासेज के माध्यम से। एक मेंटलिटी सेट हो गई है कि किसी के बच्चे को पटवारी बनना है तो भी उसको कोचिंग क्लासेज का सहारा लेना पड़ेगा, कोचिंग क्लासेज की क्लासेज के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। तो सरकार को ये पता है सर, 3-3 महीने की 30-30, 40-40 हज़ार रुपये फीस कोचिंग संस्थान ले रहे हैं। उनके घर वाले जिनके बच्चे कोचिंग संस्थान में आते हैं उनके क्या हालात हैं आफ्टर कोरोना। तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सरकारी महाविद्यालय जिस तरीके से खोल रही है
सरकार ने कागजों में तो कोचिंग क्लासेज भी चला रखी है, पर धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पे यदि मॉडल कंपटीशन क्लासेज का आयोजन करें तो इस तरह का एक बहुत बड़ा तबका जो बेरोजगारी की मार भी झेल रहा है और आर्थिक रूप से भी घरवालों पे बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है, उन सब से अलग होकर और सरकार के शिक्षकों द्वारा अच्छी कोचिंग क्लासेज का सहारा लेकर वो आगे बढ़ सकता है। बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देने की जो कैपिंग लगाई है इंटर्नशिप के नाम से, जितनी भी जो और सरकार के द्वारा जो नौजवानों को लेके जो मुहिम चलाई जा रही है जो धरातल पे नहीं उतर रही है। आज स्पोर्ट्स में मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हमारा प्रदेश बहुत दरिद्र प्रदेश है, बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स की सुविधाओं के नाम पे जो सिर्फ यहाँ के जो नेता हैं वो आपसी ऑफिस और चैम्बर तक उलझे बैठे हैं। 18 महीने का सरकार का कार्यकाल है, क्या सरकार बता सकती है कि सरकार ने 4 बजट पेश कर दिए, स्पोर्ट्स में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर फौज के जो भर्तियां जो 3 साल से अटकी पड़ी हैं, जो फौज के माध्यम से जो देश सेवा करना चाहता है, विशेष रूप से राजस्थान का जो नौजवान, उनके हकों के लिए और सारी इनके मुद्दों को लेकर हम लोग काम करने का काम करेंगे। राजनीतिक रूप से भी प्रदेश का नौजवान हाशिए पे है, उनको भी हम राजनीतिक मंच के माध्यम से कैसे आगे लेके आएँ, बेरोजगारों को हम कैसे उचित न्याय दिलाएं, और जितने भी जो और भर्तियों की जो घोटाले हो रहे हैं, अभी शहीद स्मारक पे आप देख लो कि पिछले 1 महीने में 30 दिन में लगातार 30 दिन प्रदेश के बेरोजगार धरने पे बैठे हैं, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्यों ना हो। उन सारी चीज़ों को लेकर, और बीजेपी तो छोड़िए, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का एक भी नेता सिर्फ गया तो वहाँ बाइट दे के, एक भी नेता ने आज प्रदेश के हजारों जो CHA के साथी बैठे हैं, एक भी नेता वहाँ जाके उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। सब अपने अपने होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी किसी को अलौर मुद्दा मिल जाता है, कभी किसी को करौली मुद्दा मिल जाता है। ये महिपाल जी, आज भारत के युवा, सिर्फ खाली राजस्थान का, पूरे भारत के युवा किसी न किसी माफिया और दलाल के शिकंजे में फंसता जा रहा है, चाहे वो नशे की माफिया के हत्थे चढ़ रहा है, राजनीति के दलालों के हत्थे चढ़ रहा है, शिक्षा माफिया के हत्थे चढ़ रहा है। तो इन हत्थों से निकालने के लिए अभी आपके पास कुछ योजना है क्या? मैं कह रहा हूँ शिक्षा माफियाओं का जो राज चल रहा है और सबसे बड़े माफिया जो हैं उनके खिलाफ यदि सरकार कार्रवाई करे। आज देखिए सर, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो MA BEd PhD किए हुए हैं, उनको एक ही नौकरी स्कूलिंग में, जैसे किसी को लेक्चरर बनना है जो 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाएगा, सरकार ने क्राइटेरिया तय कर रखा है कि स्कूल का जो लेक्चरर होगा उसकी पे ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की पे ग्रेड होगी जो 5456 होती होगी, सेकंड ग्रेड की इनकी 4800 है, थर्ड ग्रेड की इनकी 4200 है। उससे कम वेतन पे सरकार इनको नहीं रखती है। उतना ही योग्यताधारी जो विद्यार्थी जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए जाता है, दैट सपोज मान लिया किसी स्कूल में वो पढ़ा रहा है, उसको आप 20 से 25 हज़ार रुपये दे रहे हो, और यदि उसी का सिलेक्शन किसी सरकारी भर्ती में हो जाता है तो 1,25,000 का आदमी है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक सरकार क्राइटेरिया तय करे कि जो फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर्स हैं, दैट सपोज टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, उनके आप इतने से कम वेतन पे आप नहीं रख सकते। सेकंड ग्रेड के जो लोग हैं जो उनको आप उससे कम वेतन पे नहीं रख सकते। थर्ड ग्रेड के लोग हैं उनको आप इससे कम वेतन पे नहीं रख सकते। सर BEd किए हुए 6-6 हज़ार रुपये में प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? और प्राइवेट स्कूल और कोचिंग वाले 50-50 हज़ार रुपये 3-3 महीने की कोचिंग क्लासेज करवाने के नाम पर लूट रहे हैं। बहुत बड़ा माफिया चल रहा है, और जिसके सारे जो तार हैं, मैं ये नहीं कहता कि CMO से जुड़े हुए हैं, पर बहुत बड़े नेताओं से भी जुड़े हुए हैं। आज बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसमें आप सारे लोग, मीडिया के लोग यदि स्टिंग करते हैं, सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि सरकारी मुलाजिम किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता। 80% ऐसे शिक्षक आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं, स्कूल में टीचर हैं, या फिर कहीं और जगह वो सरकारी मुलाजिम हैं। वही लोग प्राइवेट कोचिंगें चलाते हैं, वही लोग प्राइवेट कोचिंगों में काम करते हैं। तो ये कुठाराघात किसके साथ हो रहा है? राजनीतिक पार्टियां तो बोल नहीं रही हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी कहीं ना कहीं बैकडोर से उनकी मदद मिल रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम लगाम लगा देंगे, पर हम एक डेड ऑनेस्टी से प्रयास करेंगे कि प्रदेश के नौजवानों को हम लोग जागृत करें। एक सवाल और है मेरा, सिर्फ खाली युवा को एक बहाना है, खुद आपको एक अपनी मंजिल को तलाशना है। तो अगर आपको जब अपनी पहचान बना लेंगे और वो कर लेंगे, तो कोई बड़े राजनीतिक दल आपको बुलाता है या तो क्या उस वक्त सम्मिलित हो जाएंगे अपनी पहचान बनाने? पहचान तो मेरी, मैं जिस राजनीतिक दल में था पहचान मेरी वहाँ भी थी। योग्यता का कोई सानी नहीं होता है, और पहचान यदि मैं यहाँ काम करूँगा तो मेरी यहाँ भी बनेगी। मैं खुले मन से, मैंने हर बार कहा कि मैं राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी हूँ, और सारे लोग हैं, आप मीडिया में बैठे हुए जो लोग हैं, आप भी महत्वाकांक्षी हैं कि आपके चैनल की TRP भी अच्छी चले। हर वो नेता जो काम करता हूँ महत्वाकांक्षी है, कोई पार्टी के लिए है, कोई संगठन के लिए, कोई घर के लिए। मेरे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं
पर यदि उन राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए प्रदेश के नौजवानों को या प्रदेश की अन्य किसी बिरादरी को मैं मिसयूज करूं तो मैं उनके साथ गलत कर रहा हूं। यदि उनके साथ मैं मुद्दों को लेकर उनको यूनाइट करके उनके हक की आवाज को बुलंद करता हूं तो ऐसी महत्वाकांक्षिता की राजनीति मेरे जैसे सभी नौजवानों को करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। यानी चुनाव से पहले आप कोई ना कोई पार्टी का दामन थामे? मैं पार्टी में था, मैंने अब तक सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का दामन थामा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में था, मुझे पार्टी छोड़ने की नौबत कहाँ आई। चुनाव भी मैंने लड़ा है, बहुत क्लोजली मुकाबले में मैं चुनाव हारा हूँ। और रही बात किसी अन्य राजनीतिक दल में जाने की, तो ये तो सारी भविष्य की चीज़ें हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूँ। ये सारे इस तरह के भ्रामक आरोप पहले भी लगाए गए। मैं तो मेरा नहीं, हमारा, मैं की बात करने वाले लोगों में से नहीं, मैं तो हम की बात करने वाले लोगों में से हूँ। सारे लोगों को लेकर हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रदेश के नौजवानों के लिए एक कोई ऐसा संगठन जो शिक्षित लोग जिसमें काम करें, जिसमें अनुशासित हों और यूनाइट रूप से एक इंटरनली सारे लोग मिलकर, एक संगठन का भी इंटरनली लोकतंत्र होता है, उसके दायरे में रह के हम सारे लोग काम करें। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मैं इस बात से नहीं नकार रहा हूं, पर वो महत्वाकांक्षा प्रदेश के नौजवानों को उचित न्याय दिलाने की है। आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है पार्टी ने। मैं कौन सा संवैधानिक पद पे हूँ, कौन सा मुझे संवैधानिक पद दे रखा है? इस्तीफा मैंने दे दिया, पार्टी स्वीकार करे ना करे, मैंने उसी दिन अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया था। एक बात और ये, आप जो ये संगठन बनाया ये आरएलपी को तोड़ने के लिए किया है या फिर आपको कहीं और से फंडिंग? मेरा आरएलपी से मैं क्यों तोड़ूं? मैं तो उम्मीद करता हूं कि जिस राजनीतिक पार्टी में मैंने काम किया है, जिस नेता के नीचे मैंने काम किया है, वो प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में जो उभर के जो पार्टी आई थी वो बने, प्रदेश में उनकी सरकार बने और हमारे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मजबूती से उठाए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जिस पार्टी में मैं रहा वो पार्टी मजबूती से प्रदेश के नौजवानों के लिए काम करे। मेरा पार्टी से, पार्टी के नेताओं से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं उनका आदर करता था, करता हूं, करता रहूंगा। महिपाल जी, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दौर में जो आपने जनतांत्रिक युवा मोर्चा खोला है, क्या भविष्य में जो गैर राजनीतिक संगठन है ये राजनीतिक हो सकता है? वो तो सारी भविष्य की बातें हैं, फिलहाल तो गैर राजनीतिक है। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग संबंध रखते हैं। एक अपने आप को प्रूव करने की ललक है, प्रदेश के नौजवानों के लिए कुछ कर दिखाने की ललक है। और राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें तो राजनीतिक पार्टी में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में मैं प्रवक्ता था ना, मुझे मीडिया भी अच्छा कवरेज दे रहा था, प्रदेश के नौजवान भी मुझे अलग दृष्टि से देख रहे थे। पर मैं जिन मुद्दों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जुड़ा वो मुद्दे पूरे नहीं होते थे, कि इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। प्रयास करेंगे कि इस गैर राजनीतिक मोर्चे के बैनर के नीचे प्रदेश के नौजवानों की जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने उनको जोड़ा था, उनके लिए हम लोग काम करें बेहतर ढंग से। सारे युवा झाड़ू पकड़ रहे हैं। कोई झाड़ू पकड़ेगा, कोई फूल खिलाएगा, कोई बोतल से पानी को सींचेगा, वो सारी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, मैं नहीं पकड़ रहा। महिपाल जी, बात बताइए, आप अभी भी जो है कोचिंग संस्थानों की कह रही हैं, जी आपने कहा कि ये प्राइवेट चला रहे हैं, सरकार चलाए, जी। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों है? आप शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात क्यों नहीं करते? मैं शिक्षा मंत्री होता तो 1 मिनट में कर देता। नहीं, तो आपका संगठन क्या करेगा इसमें? मेरा संगठन इस दिशा में काम करेगा और हम मजबूर करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ सर, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी। बताएं। भाई ये प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं जी, आप कहते हैं कि सरकार कोचिंग चलाए, तो ऐसी कोचिंग संस्थानों की जरूरत है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सर मैं समझ रहा हूँ। एजुकेशन करेगी सरकार के पास, या तो सरकार के पास इतनी भौतिक सुविधाएं और इतने वेल एजुकेटेड स्टाफ हो कि सरकारी संस्थानें अपने आप खींचें। अब आज आप स्वतंत्र देश के नागरिक, आपके बच्चे को आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन बाध्य कर सकता है? ये तो सरकार की रीति और नीतियाँ, और बिल्कुल सही है कि जब सरकार ने इस तरीके से इतने पैसे खर्च किए तो सरकार क्यों ना इस तरह की कोचिंगों पे लगाम ही लगा दे। लगाम आप नहीं लगा रहे हो, लगाम लगा दे तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर लगाम मैं कह रहा हूँ सर, ऑटोमेटिकली यदि मॉडल कोचिंग आपने खोल दी, आज आपने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं, चलो मान लिया कि आपके पास अभी ट्रेंड स्टाफ नहीं है, सरकार ने कहा कि हम 10,000 ट्रेंड स्टाफ की नियुक्तियाँ अलग से करेंगे, और यदि इंग्लिश मीडियम स्कूलें सफल हो जाती हैं और अच्छे से चल जाती हैं तो आप और मेरे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि सरकारी संस्थान जो अच्छे से चल रहे हैं हम भी उनमें दाखिला करवाएं। आज है ना, राजस्थान विश्वविद्यालय की जितनी भी संगठक कॉलेजें जो हैं उनमें आप एडमिशन लेने के लिए जाओ तो आपका 90% से ऊपर यदि मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब उनकी गुणवत्ता प्रदेश में है, तभी तो आज 92, 93, 95% मेरिट जा रही है। ऐसी यदि गुणवत्तापूर्ण संस्थानें सरकार चलाएगी
और सरकार की एक मॉनिटरिंग रहेगी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी प्राइवेट संस्थानों की हम लोग खिलाफत करें। कोचिंग संस्थानों की पैरवी करना सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं कोचिंग संस्थानों के माध्यम से जो लूट का बहुत बड़ा तंत्र चल रहा है हम उसके खिलाफ हैं। आप लोगों को भी स्टिंग ऑपरेशन करने चाहिए कि आज कैसे हिम्मत हो सकती है कि 1 लाख रुपए का एक अखबार में या कोई बड़े बैनर के नीचे आप इस तरह के इश्तिहार छपवा दो कि 3 लाख रुपए में गारंटेड सरकारी नौकरी हम आपको देंगे। इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं सेटिंग और सारी चीजें सामने आ रही हैं। पटवारी से लेकर आरएस तक की जितनी भी एग्जाम्स जो हैं सारी धांधलियां हमारे सामने आ रही है। आपको भी स्टिंग चलाना चाहिए और हमारे जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी मजबूती से जनता को भी अवेयर करें और उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जो इस तरह की जो भ्रामक स्थितियां पैदा कर रखी हैं उनके खिलाफ भी हम काम करें। अभी आप जिस संगठन में थे वो प्रदेश में इतना बड़ा नहीं हुआ और आप इतने बड़े संगठन को प्रदेश में चलाने जा रहे हैं, ये चुनौती कैसे पार करेंगे? कौन कहता है बड़ा नहीं हुआ? प्रदेश के जो पार्टी के नेता उनसे पूछो ना कितना बड़ा संगठन है, और संगठन तो बड़ा है। रही बात मैं जिस पार्टी में था मैं उसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो संगठन बनाया है उस बैनर के नीचे हम लोग मजबूती से और पूरे प्रदेश में आने वाले 3 महीने में मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि जनतांत्रिक युवा मोर्चा आने वाले 3 महीने में प्रदेश के नौजवानों का बहुत बड़ा संगठन होगा जो प्रदेश के नौजवानों के हितार्थ काम करेगा। कुछ रिसर्च भी क्या होगा राजस्थान में, कुछ कैटेगराइज आपने किए कि कितने बेरोजगार हैं, किस तरह के हैं, सरकार पर आप किस तरह से प्रेशराइज करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि सारे इशूज को लेके और प्रदेश में आने वाले 3 महीने में डाउन टू अर्थ और सारे डाटा एनालिसिस करके और प्रदेश के बेरोजगारों को लेकर हम लोग बहुत बड़ा, चाहे हमें कूच करना पड़े या एक इस तरह का हेजिटेशन हम लोग एक इस तरह का मूवमेंट हम लोग चलाएंगे जिससे आने वाले समय में प्रदेश में बेरोजगारों को ये लगेगा कि हम राजनीतिक पार्टियों की चुंगल में आके जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे उनसे हम बाहर निजात पाके और गैर राजनीतिक रूप से हम यूनाइट होकर प्रदेश में हमारे हकों की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। सरकार के पास रास्ता नहीं है, आप प्रेशर बनाएंगे तो भी सरकार के पास इतनी नौकरी जॉब नहीं है, तो रास्ता क्या है? कुछ इसका प्राइवेट सेक्टर में आप प्रदेश के बेरोजगारों को, जो प्रदेश का बहुत बड़ा तबका है, यदि आप उसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनको कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो सारी स्थितियां ही जो ऐसी पैदा नहीं होंगी। मैं कह रहा हूं आप 80% रोजगार, आज देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो राजस्थान में हैं 80 से 90% बाहर के लोग हैं, कोई आंध्रा का है, कोई कर्नाटका का है, कोई महाराष्ट्र का है। यहाँ के जो बेरोजगार जो नौजवान जो भटक रहे हैं उनको आप सिर्फ 10,000, 12,000 रुपये, 15,000 की नौकरियां वहाँ दे रहे हो। क्यों ना राज्य सरकार एक ऐसा कानून लेके आए कि यहाँ के जो वेल एजुकेटेड, जो शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको आप प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट कीजिएगा ना, और एक मैं कह रहा हूँ समान वेतन का आप कानून लेके आइएगा कि इससे नीचे वेतन पे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी भी कर्मचारी को नहीं रखेगा। 3rd ग्रेड की है आपने अलग कैपिंग कर दी, जिस तरीके से सरकारी भर्तियों में 2nd ग्रेड अलग, 1st ग्रेड अलग, कॉलेज लेक्चरर अलग। लोगों का मोह है आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ मोड़ना पड़ेगा और सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है वो स्थापित होगी एग्रीकल्चर। यदि प्रदेश के नौजवानों को सरकार कोई ऐसा ठोस फॉर्मूला लेके आए कि एग्रीकल्चर की तरफ उनको डाइवर्ट करने में यदि हम सफल हो गए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वो सरकारी भर्तियों की तरफ ना दौड़ के और खुद के व्यवसाय, एग्रीकल्चर और प्राइवेट सेक्टर की तरफ अपना भविष्य तलाशने का काम करेंगे। जनतांत्रिक युवा जो मोर्चा है सबसे पहले तो आंदोलन के दूसरे का तैयार है, कोई मुद्दा ऐसा तैयार है जिसमें लेकर आप सबसे पहले आंदोलन की आगाज करने जा रहे हैं? इन 6 मुद्दे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के नाम पे जो लूट चल रही है, सरकार सरकारी कोचिंग संस्थान जिला स्तर पर खोले। सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था बेरोजगारों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम फोरम कंडक्ट करवाने की बात कही थी वो तुरंत रूप से लागू करे। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे जो अब एक इस तरह का कानून बना दिया कि 4 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी होगी, उसको तुरंत प्रभाव से ऐसे काले कानून को रद्द करे। और सरकार खेल के नाम पे जो पिछले 3.5 साल में प्रदेश के स्पोर्ट्समैन के साथ जो जिस तरीके की भर्तियों में अदर स्टेट्स के जो लोग आके हमारे स्पोर्ट्स के कोटे को खा गए, हमारे यहाँ के प्रदेश के स्पोर्ट्समैन को आप प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे, इन सारी दिशा में हम लोग जो हमने 6-7 पॉइंट तैयार किए हैं। सबसे पहले जनतांत्रिक युवा मोर्चा उनको लेकर प्रदेश के नौजवानों को एकत्रित करके और मजबूती से सरकार की मुखालफत करते हुए उन बातों को मनवाने का काम करेगा। जनतांत्रिक युवा मोर्चा के लिए फंड कहाँ से आएगा? हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अब तक तो फंड की सोची नहीं है, फिर भी उम्मीद है कि प्रदेश के नौजवान जो हमसे प्यार करते हैं उन सब का सहयोग लेकर और
उन सब के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़े। किसी धन्ना सेठ का हमारे पे कोई टैग नहीं है, कोई हमें कोई फाइनेंसर हमारे साथ है नहीं। हम तो प्रदेश के नौजवानों को लेकर सड़कों पे निकले हैं, सोचा नहीं इस बारे में, फिर भी एक उम्मीद है कि यदि हम लोग अच्छे मुद्दों को लेकर नौजवानों के बीच में रहे तो बहुत सारे लोग आपकी मदद भी करेंगे। महिपाल जी, आपके गैर राजनीतिक ये मोर्चा बना है जी। क्या राजनीतिक उद्देश्य से हासिल हो पाएगा? मैं कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी है कि प्रदेश के नौजवानों का आइकॉन बनूं और सिस्टमेटिक ढंग से मैं काम करूंगा तो बनूंगा। और रही किसी राजनीतिक दल में जाने की बात, तो हम इस पे सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो राजनीतिक दल जो नहीं कर पा रहे हैं वो हम लोग गैर राजनीतिक मोर्चा बना के कैसे करें, इस दिशा में हम लोगों ने यूनाइट होकर हमारा एक मोर्चा बनाया जिसमें हम लोग काम करेंगे। महिपाल जी, अभी जो CHA का आंदोलन चल रहा है, क्या अभी आप उसमें जाओगे समर्थन देने? 100% जाएंगे, CHA में भी जाएंगे, और भी जितने आंदोलन चल रहे हैं, जनतांत्रिक युवा मोर्चा उन सारे आंदोलनों में जाएगा। उनके साथ मुद्दों को लेकर हम लोग काम करने का काम करेंगे।